अगस्त 2021 में एक अद्भुत संयोग बन रहा है। सूर्य की सिंह राशि में सूर्य, मंगल और बुध 3 ग्रह इकट्ठा हो रहे हैं और उन पर बृहस्पति की 7वीं दृष्टि भी रहेगी। इस घटना का आप पर यानी सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और इसका अच्छा लाभ लेने के लिए और इसके बुरे प्रभावों से बचने के लिए क्या अच्छे उपाय कर सकते हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो कृपया वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूं। अगस्त 2021 में एक अद्भुत ज्योतिषीय ग्रह संगम होने वाला है। सूर्य, मंगल और बुध सूर्य की सिंह राशि में इकट्ठा होने वाले हैं और राजा की इस राशि पर और सभी ग्रहों पर ज्योतिष के सबसे शुभ ग्रह बृहस्पति की दृष्टि भी रहने वाली है। तो इस घटना का सभी 12 राशियों पर क्या असर पड़ेगा, इस वीडियो में हम विस्तार से देखेंगे और उपायों पर भी ज़रूर चर्चा करेंगे कि इस ग्रह योग का अच्छा से अच्छा लाभ हम कैसे उठाएं और अगर किसी राशि को कुछ तकलीफ़ आने वाली है तो उससे कैसे हम बच सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। पूरा वीडियो कृपया अंत तक ज़रूर देखिएगा। कुछ हिस्से में मैंने इस वीडियो को बांट दिया है। सबसे पहले इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि आखिर यह ज्योतिषीय योग क्या होने वाला है सभी ग्रहों की बैठक का। फिर देखेंगे कि इसके अच्छे असर क्या होंगे। फिर देखेंगे कि क्या इस ग्रह योग से कुछ तकलीफ़ आ सकती है और तब देखेंगे अंत में कि क्या उपाय करने चाहिए सभी राशि वाले लोगों को। तो सबसे पहले देखते हैं कि आखिर यह ग्रह योग क्यों खास है। देखिए, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध और शुक्र, इन्हें ज्योतिष में शीघ्रगामी ग्रह कहा गया, यानी यह ग्रह जल्दी जल्दी अपनी राशि बदल लेते हैं। लगभग हर महीने इनका परिवर्तन होता रहता है। तो आखिर यह इतनी खास बात क्यों है? क्योंकि सूर्य, मंगल और बुध चूँकि इतनी तेज़ी से बदलते हैं कि एक राशि में जल्दी इकट्ठा नहीं होते और अगर हो भी जाते हैं तो इन पर बृहस्पति की दृष्टि बनने का संयोग नहीं आता है बहुत जल्दी। तो यहाँ सूर्य की सिंह राशि में सूर्य, मंगल और बुध हैं और उन पर कुंभ राशि से बृहस्पति की 7वीं दृष्टि है और यही इसकी खासियत है। क्योंकि राशि अच्छी है सूर्य की सिंह राशि, सूर्य वहाँ अपनी राशि में बैठे हुए हैं, राजा की राशि में बैठे ग्रह भी प्रभावशाली हो जाते हैं और उन पर इन सब के मित्र बृहस्पति की दृष्टि। बुध के तो न्यूट्रल या शत्रु भी कहे जा सकते हैं बृहस्पति, लेकिन नुकसान नहीं करते बुध का, क्योंकि बुध उनकी दत्तक संतान कहे गए हैं और सूर्य और मंगल तो मित्र ही हैं। तो मित्र की राशि और लगभग सभी मित्र ग्रहों पर भी गुरु की दृष्टि इस राशि फल को मजबूत करेगी, यानी इस राशि के जुड़ने से, इन ग्रहों के आने से अच्छा प्रभाव मिलने वाला है। क्यों खास है यह? देखिए, सूर्य और बुध जब एक साथ मिलते हैं तो बुधादित्य योग बनता है। सूर्य और मंगल जब एक साथ मिलते हैं उसे शक्ति योग कहा जाता है। मंगल और बुध हालांकि एक दूसरे के शत्रु हैं, लेकिन जब यह मिलते हैं और इन पर बृहस्पति की दृष्टि होती है तो इनके शुभ प्रभाव भी देखने को आते हैं। मंगल और बुध एक साथ मिलेंगे तो क्या होगा? बुध वाणी है, बुध वाणिज्य है। तो वाणी और वाणिज्य यानी हमारे कम्युनिकेशन और हमारा कॉमर्स, बिजनेस, तो इन सब में बढ़ोतरी होती है। और चूँकि बुध और बृहस्पति व्यवसाय के मालिक कहे गए, धन के भी मालिक कहे गए, तो धन कमाने के रास्ते बढ़ते हैं। मंगल और बुध जब एक साथ मिलते हैं तो व्यक्ति हाजिर जवाब भी बन जाता है। क्यों? बुध वाणी और मंगल क्या है? पैनापन है। तो मंगल और बुध जब एक साथ मिलते हैं तो बड़े बड़े कॉमेडियंस या सटायरिस्ट होते हैं, जो लोग विट्टी होते हैं, फटाक से जवाब देना और अच्छे निर्णय फटाक से लेना, स्टेज प्रेजेंस बहुत अच्छी होती है। तो ऐसे लोग बहुत अच्छे कलाकार होते हैं। मैंने कुछ बड़े फेमस कलाकारों और कॉमेडियंस की कुंडली में यह योग देखा है, जिन्हें दुनिया उनके कॉमिक टाइमिंग के लिए याद करती है। तो खैर, सभी लोग तो आर्टिस्ट नहीं हो सकते, लेकिन आम जीवन में भी जिनका मंगल और बुध एक साथ होता है, ऐसे लोग अपनी हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते हैं। तो यहाँ इस ग्रह योग का एक अच्छा प्रभाव ज़रूर होता है। फिर आप देखिए कि सूर्य की राशि में यह सब ग्रह इकट्ठा हैं। सूर्य की राशि क्या है? सिंह। सिंह राशि में क्या खासियत होती है? सूर्य की राशि में जो भी ग्रह आ जाते हैं उनमें प्रकाश हो जाता है, क्योंकि सूर्य का काम क्या है?
प्रकाश देना। तो सूर्य की राशि सिंह में, इसीलिए कोई भी ग्रह नीच नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सूर्य सभी ग्रहों के पिता हैं। पिता के घर में जाकर कोई भी ग्रह नीचता अनुभव नहीं कर सकता। तो हालांकि शनि सूर्य के शत्रु हैं, शनि की सिंह राशि में शनि कमज़ोर हो जाते हैं इस राशि में आने पर, लेकिन फिर भी नीच नहीं होते। तो यहाँ देखिए कि सूर्य सबको फलने फूलने का मौका ज़रूर देते हैं। हाँ, ज़्यादा नज़दीक नहीं आना चाहिए, नहीं तो अस्त भी हो जाता है। खैर, उस पर हम भी आगे चर्चा करेंगे। तो किन लोगों के लिए यह ज़्यादा अच्छा योग होगा? देखिए, जिनकी भी सूर्य मंगल या बुध की राशियाँ हैं या लग्न हैं भी हैं, या जिनकी भी सूर्य मंगल और बुध की दशा चल रही है, महादशा या अंतरदशा, उन पर इन योग का बाकी लोगों के मुकाबले ज़्यादा असर पड़ेगा। वैसे तो सभी 12 राशियों पर असर पड़ेगा, लेकिन इन लोगों पर अधिक असर पड़ेगा। खास तौर पर देखिए, अगर सिंह राशि वाले लोगों की बात करें तो राशि के ऊपर ही यह योग बन रहा है, बहुत अच्छी बात है। अगर वृश्चिक राशि वाले लोगों की बात करें तो उनके 10वें भाव यानी कर्म स्थान में योग बन रहा है, तो एनर्जी बढ़ जाएगी। सूर्य और मंगल दोनों ऊर्जा के ग्रह हैं, तो मंगल और सूर्य का मिलन एक साथ आदमी को पैनापन देता है, गो गेटर एटीट्यूड देता है। यानी ऐसे लोग मेहनत से घबराते नहीं हैं और अच्छा फ़ायदा उठाते हैं। तो यह तो हुई अच्छी बात कि भाई क्या अच्छाई हो सकती है इस ग्रह योग से। अब देखते हैं कि क्या कुछ समस्या भी आएगी। ज़रूर आएगी। देखिए, सूर्य और मंगल दोनों गर्म ग्रह हैं, तो दो ऐसे ग्रहों का एक साथ इकट्ठा होना व्यक्ति के स्वभाव में पैनापन के साथ तीखापन भी लाता है। तो आपको सावधान रहना चाहिए कि कहीं आप ओवरवर्क ना कर दें और अपने शरीर को नुकसान न करें, या अति उत्साह में ज़रूरत से ज़्यादा काम न ले लें, ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेंशन करने की कोशिश न करें। यानी जितना काम कर सकते हैं उससे ज़्यादा अपने हाथ में न ले लें अति उत्साह में आकर। यहाँ ओवरबर्न की भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ओवरवर्क और ओवरबर्न यानी अति उत्साह और हड़बड़ी, यह समस्या आती है। मंगल और बुध भी एक बार देखिए तो हैं तो शत्रु ही। तो अगर जिन राशि वाले लोगों के लिए यह ग्रह योग निगेटिव हो सकता है, जैसे किसी के 8वें भाव में बन गया, तो फिर ये समझ लीजिए कि ऐसे लोग अपनी वाणी से नुकसान करेंगे। मान लीजिए जैसे कर्क राशि के लिए उनके दूसरे भाव में यह ग्रह योग बन रहा है, सूर्य मंगल बुध दूसरे भाव में अगर होंगे तो ऐसे लोग वाणी में तीखा बोलना शुरू कर देंगे और अपने रिश्तों में खटास लेकर आ जाएंगे। तो यहाँ यह नुकसान हो सकता है, आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। ज्योतिष यह भी कहता है कि एक ही राशि में अगर एक से ज़्यादा ग्रह बैठें तो वह आपस में तात्कालिक शत्रु बन जाते हैं, भले ही वह मित्र ही क्यों ना हो। हालांकि अपनी मित्रता पूरी तरह से नहीं भूलेंगे, जैसे सूर्य और बुध है तो बुधादित्य योग, लेकिन तात्कालिक शत्रु बन जाते हैं। वैसे ही अगर एक से ज़्यादा ग्रह बैठते हैं तो वह ग्रह युद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि देखिए एक ही राशि है ना, एक से ज़्यादा ग्रह वहाँ अपनी अपनी जगह ढूंढ रहे हैं। एक कुर्सी हो और बहुत सारे लोगों को अगर कह दिया जाए कि इस पर एक साथ बैठ जाइए तो सबको तकलीफ होगी, एक दूसरे को धक्का देने लगेंगे। तो ज्योतिष में कोई भी ग्रह एक दूसरे को धक्का तो नहीं देता, लेकिन अधिकार की लड़ाई ज़रूर हो जाती है। एक राशि में बैठे हुए अनेक ग्रह युद्ध में शामिल हो जाते हैं, और जब इनमें एक ग्रह सूर्य जैसा हो जिसके पास सबको जला देने की क्षमता है, तो फिर यह ग्रह युद्ध बहुत ही ज़्यादा तकलीफ देता है। इसीलिए कहा जाता है सूर्य से जब ज़्यादा नज़दीक ग्रह आ जाते हैं एक राशि में या कुछ डिग्रीज के अंदर, जो अगली पिछली राशि भी हो सकती है, तो फिर सूर्य उन्हें अस्त कर देता है। तो यहाँ मंगल और बुध दोनों ही अस्त हो जाएंगे। अब मंगल देखिए कभी भी सूर्य से 17 डिग्री के अंदर आएगा, यानी सूर्य की ऑर्बिट उसकी कक्षा के 17 डिग्री के अंदर अगर आ जाएगा तो अस्त हो जाएगा। मंगल जब अस्त होगा तो आपके शरीर में आलस भी बढ़ सकता है या कन्फ्यूज़न बढ़ सकता है, बीमारियां आ सकती हैं। कौन सी वो मैं आगे बताऊंगा। बुध कभी भी सूर्य से 28 डिग्री से दूर नहीं जा सकता एस्ट्रोनॉमिकली। तो खगोल शास्त्र की निगाह से अगर देखें तो बुध 28 डिग्री से दूर जा ही नहीं सकता। तो इसलिए बुध तो साल में आधे दिन अस्थिर रहता। अब इसी साल देखिए अगर 2021 में, तो मैंने यह गणना करके देखा था कि 365 दिनों में 198 दिन बुध अस्त है। तो बुध जब आधा से अधिक अस्थिर रहेगा तो उसको अस्त होने का ज़्यादा दोष नहीं लगता है।
दोष ज़्यादा नहीं लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कुछ भी नहीं लगेगा। बुध भी जब सूर्य से 8 डिग्री के अंदर में आ जाते हैं तो उन्हें अस्त होने का दोष लगता है, लेकिन वह दोष बाकी ग्रहों को जितना लगता है उतना नहीं होगा। तो यहाँ यह चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि देखिए, सूर्य अगर पिता हैं तो बुध उन पुत्र है, सूर्य राजा हैं तो बुध युवराज है। राजा की गद्दी पर युवराज तो जाकर बैठ सकता है, लेकिन जब राजा निर्णय लेने लगे उस समय युवराज उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यानी जब 8 डिग्री के अंदर आ जाए राजा के निर्णय लेने के समय में बुध वहाँ हस्तक्षेप करेगा तो बुध को भी उसका दंड भोगना पड़ेगा। लेकिन आमतौर पर राजा की गद्दी पर, पिता की गद्दी पर तो उसके पुत्र का हक होता ही है, इसलिए बुध को युवराज और छोटा बच्चा कहा गया, इसलिए इन्हें अस्त होने का अधिक दोष नहीं लगता है। फिर भी आप यहाँ यह देखिए कि मंगल और बुध 12 अगस्त को करीब बहुत आसपास होंगे, तो मंगल और बुध का ग्रह युद्ध तो बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है और दोनों एक दूसरे के शत्रु भी हैं। 20 अगस्त को बुध जब दूर हो जाएंगे मंगल से डिग्री वाइज कंफर्टेबल, तब जाके बुध की भी स्थिति में सुधार होगा और मंगल की स्थिति में भी सुधार होगा। एक बात और देखिए, सूर्य और मंगल दोनों ही गर्म ग्रह हैं, तो पित्त बढ़ जाएगा, सभी लोगों को पित्त की शिकायत हो सकती है। इसीलिए कहते हैं बरसात के दिन में पित्त की तकलीफ आती है। बुध स्किन है, यानी हमारी त्वचा है। मंगल और सूर्य जैसे गर्म ग्रह, खास तौर पे जब मंगल उसके साथ आता है तो हमारे शरीर में त्वचा के रोग हो सकते हैं। यह इसीलिए देखिए कि बारिश के दिनों में पित्त की भी समस्या बढ़ती है और त्वचा के रोग यानी फोड़े फुंसी भी आते हैं। इसका एक कारण यह भी होता है ज्योतिषीय, जो हम आम जीवन में देखते हैं, ज्योतिष की इसी घटना का वह परिणाम होता है। सूर्य जिस भी राशि में जाता है उस राशि के अंग में पित्त बढ़ता है। यानी मान लीजिए सूर्य सिंह राशि में है तो सिंह राशि आपकी कुंडली के जिस भाव में होगी वहाँ पित्त बढ़ जाएगा, क्योंकि सूर्य क्या है? पित्त है, जो हमारा खाना पचाता है। तो अगर सूर्य आपके चौथे भाव में होगा तो चौथा भाव कुंडली का हृदय को दिखाता है, हार्ट बर्न की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर सूर्य 7वें या 8वें भाव में हो तो बॉडी के प्राइवेट पार्ट्स में आपको पित्त की समस्या हो सकती है, जैसे किडनी के स्टोन्स के या बर्न के इश्यूज हो सकते हैं। आपको उनसे बहुत सावधान रहना पड़ेगा। साथ में एक बात यह भी देखिए कि सूर्य और मंगल हड़बड़ी का योग दिखाता है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में रहते हैं और हड़बड़ी में अपना नुकसान करते हैं। अब देखिए, जैसे कुंभ राशि वाले लोगों के लिए यह योग उनके 7वें भाव में होगा, तो 7वें भाव में सूर्य और मंगल जैसे गर्म ग्रह होंगे तो क्या करेंगे? जीवन साथी का घर है, पार्टनरशिप्स का, बिजनेस का घर है। ऐसे लोग झगड़ा करेंगे अपने जीवन साथी या पार्टनर से, या वहाँ पे इमैच्योर और हॉट डिसीजंस लेंगे जिसकी ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ उनका नुकसान हो सकता है। वृष राशि वाले लोगों के लिए देखिए तो उनके वृष राशि के लिए चौथे घर से उनके गोचर बनेगा। चौथे घर में यह गोचर अगर होगा सूर्य मंगल जैसे पाप ग्रहों का, तो फिर क्या होगा? आपके हृदय में चिंताएं बढ़ेंगी। हालांकि सूर्य को पाप ग्रह तो नहीं कहना चाहिए, क्रूर ग्रह जरूर कहा जाता है, लेकिन मंगल पाप ग्रह जरूर बनते हैं। बुध जैसा मैंने कहा स्किन की प्रॉब्लम देते हैं, तो ऐसा नहीं है कि यह गोचर एंटायरली सिर्फ अच्छा ही है। तकलीफ़ें हैं। किसको तकलीफ़ होगी? जो लोग अपने खान पान का ध्यान नहीं रखेंगे उनको सेहत की समस्या बाकी लोगों के मुकाबले अधिक होगी, और जो लोग अपने आचार विचार व्यवहार का ध्यान नहीं रखेंगे उनको यह ग्रह योग बाकी लोगों के मुकाबले आम जीवन में अधिक तकलीफ देगा। लेकिन फिर भी मैं यह कहूँगा कि देखिए, चूँकि यहाँ बृहस्पति की 7वीं दृष्टि है तो बृहस्पति शांत करते हैं। बृहस्पति में ऐसा गुण है कि हर चीज़ में वृद्धि करते हैं और वह वृद्धि लगभग शुभ होती है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको अभी तक मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को ज़रूर दबा दें। तो देखिए, अब उपायों पर चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहला उपाय हम क्या कर सकते हैं? ज्योतिष के हिसाब से अच्छा उपाय क्या होगा? सूर्य की राशि में यह सब ग्रह इकट्ठा हैं, सूर्य बाकी ग्रहों को अस्त कर रहे हैं और परेशानी भी हो सकती है। उससे बचने के लिए आपको सूर्य को शांत करना पड़ेगा। सूर्य को हम कैसे शांत करते हैं? सूर्य का मंत्र है ओम घृणि सूर्याय नमः। इस मंत्र का जप नहीं करना है, चाहें तो आप जप कर सकते हैं, लेकिन जप से अधिक अच्छा मैं उपाय बताता हूँ। देखिए, जपने से अच्छा कहा गया लिखना। क्यों?
जपने में आपकी सिर्फ एक इंद्रिय लगती है और लिखने में आपकी अनेक इंद्रियां लगती हैं। आँख, हाथ, मुंह सब कुछ लगता है, इसलिए लिखना अच्छा माना गया। तो आपको लिखना कैसे है? एक लाल कलम लीजिए और पीले कागज़ पर इस मंत्र को लिखिए। यह मेरे गुरुदेव का दिया हुआ उपाय है और यह बहुत ही अधिक लाभ पहुंचाता है। आप पूछेंगे लाल और पीला का क्या कारण है? लाल रंग मंगल का है, इसलिए लाल कलम लेंगे तो इस मंत्र को मंगल की भी शक्ति मिलेगी। पीला कागज़ बृहस्पति की वस्तु है। बृहस्पति, मंगल और सूर्य तीनों मित्र हैं, तो सूर्य का मंत्र और मंगल और बृहस्पति की उसमें शक्ति जुड़ जाएगी तो यह मंत्र अधिक प्रभावशाली हो जाएगा। अब आप समझे मैंने पढ़ने के लिए क्यों नहीं कहा, लिखने के लिए क्यों कहा? क्योंकि यह मंत्र ऐसे लिखेंगे तो अधिक प्रभावशाली हो जाएगा। दूसरा उपाय, यह तो हुई प्लैनेटरी रेमेडी। दूसरा उपाय यानी पर्सनालिटी रेमेडी। पर्सनालिटी रेमेडी यानी अपने व्यक्तिगत जीवन में भी किन बातों का ध्यान रखें कि यह ग्रह योग आपको तकलीफ नहीं दे। देखिए, आयुर्वेद कहता है सूर्य और मंगल जब एक साथ आएंगे तो पित्त बढ़ेगा। पित्त बढ़ेगा तो क्या होगा? खाना ठीक से नहीं पचेगा। इसीलिए कहा जाता है, हमारे बड़े बूढ़े कहते थे ना, बारिश के दिनों में जठराग्नि यानी डाइजेस्टिव पावर कम हो जाता है तो हल्का खाना खाना चाहिए। इसीलिए सबसे पहला उपाय, खाना हल्का रखें। अगर पित्त शांत रहेगा तो चित्त शांत रहेगा, यानी मन भी शांत रहेगा। पित्त बढ़ जाता है तो मन में बेचैनी रहती है, क्योंकि पित्त बढ़ने से क्या होगा? आपको फिर एसिड रिफ्लक्स होगा, खट्टी ढकारें आएंगी, मन में बेचैनी रहेगी, शरीर में गर्मी बढ़ जाती है। तो वह सूर्य मंगल जब होगा तो बढ़ेगा। स्किन पर भी इसके बुरे परिणाम मिलेंगे। क्यों? सूर्य मंगल बुध को यानी स्किन को रैशेस दे सकते हैं या फोड़े फुंसी की समस्या हो सकती है, जो हम जानते हैं बारिश के दिनों में भी होती है। तो आयुर्वेद क्या बोलता है? हल्का खाना खाइए। और आयुर्वेद क्या बोलता है? गेहूं, चावल, बार्ले, ओट्स, मूसली, ये सब जैसे खाने हैं जो भारी हैं उन्हें वर्जित कीजिए, यानी उनका प्रयोग मत कीजिए। तो देखिए, अगर आप यह खाना नहीं खाएंगे तो आपका शरीर वैसे भी पाचन तंत्र हल्का रहेगा, क्योंकि उसे पचाने में कम मेहनत पड़ेगी। इसीलिए कहा गया कि जूस अधिक लेना चाहिए फलों का बारिश के दिनों में। क्यों? जूस भी कैसे? जूस हल्के से पच जाते हैं। जूस ऐसे फलों के जो थोड़े खट्टे होते हैं, यानी एकर्बिक, थोड़े से पंजेंट स्मेल वाले और थोड़े से पंजेंट टेस्ट वाले, खट्टापन, जैसे एप्पल का जूस, जैसे ऑरेंज का जूस। तो बिल्कुल मीठा नहीं, हल्का सा खट्टा जूस लीजिए तो यह ग्रह योग भी आपका शांत रहेगा। देखिए, शरीर और मन और ग्रहों का बड़ा गहरा रिश्ता है, एक दूसरे को प्रभावित करते ही करते हैं। अगर आपने एक को दुरुस्त किया तो दूसरा भी धीरे धीरे दुरुस्त हो जाएगा। साथ में यह भी देखिए कि पित्त अधिक होने से नमक का प्रयोग कम कर देना चाहिए और मीठा बढ़ा देना चाहिए। यह भी पित्त को शांत करता है। आप मेरे पीछे किताब देख रहे होंगे, अष्टांग हृदयम। यह आयुर्वेद का ग्रंथ है, महर्षि वाग्भट्ट ने लिखा है। वो महर्षि कहते हैं पित्त शरीर में जब फैलने लगता है तो शरीर में ताप बढ़ जाता है, जिससे फीवर होता है, बुखार आता है, बीमारियां आती हैं। पित्त को शांत करने के लिए महर्षि कहते हैं कि हल्के फलों का प्रयोग कीजिए, रसदार फल खाइए और गेहूं और ज्वार, बाजरा जैसे जो मोटे अन्न हैं उनका प्रयोग कम कर दीजिए। तो इसका भी ध्यान रखिए। इसीलिए कहा नमक भी कम कर दीजिए, नमक शरीर में ताप को बढ़ाता है। और मीठे का प्रयोग कीजिए अधिक। इसीलिए देखिए कहा गया ना, रविवार को नमक छोड़ देना चाहिए। क्यों कहा? नमक कम खाएंगे तो आपका पित्त कंट्रोल में रहेगा और सूर्य ही पित्त को कंट्रोल करता है। तो साथ में यह भी कहा रविवार को गेहूं का दान दीजिए मंदिर में जाकर, इससे भी सूर्य प्रसन्न होते हैं या सूर्य की शांति होती है। अब अभी मैंने क्या बताया था, गेहूं क्या करता है? पित्त को बढ़ाता है। तो देखिए गेहूं और नमक छोड़ने को कहा गया, क्योंकि जाहिर सी बात है, शास्त्र कहते हैं जिस वस्तु का आप जिस दिन दान करते हैं उसका उस दिन आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं। यानी अगर आप गेहूं दान दे रहे हैं रविवार को तो आप गेहूं को खा नहीं सकते हैं। इसलिए गेहूं के दान से और नमक को छोड़ने से सूर्य शांत होते हैं तो पित्त शांत होता है। देखिए हमारे बड़े बुजुर्गों ने बहुत सारी ऐसी बातें कह दी जो हम आम जीवन में प्रयोग करते हैं और उससे हमारे ग्रह भी सुधरते हैं। अब हर किसी को ज्योतिष के हिसाब से यह बातें तो समझाई नहीं जा सकती थी और ज़रूरत भी नहीं है, तो हमारी आम दिनचर्या में इनको जोड़ दिया गया, जिससे आम जनमानस इनको एज ए रूटीन फॉलो करने लगे। तो आप
ऐसा करेंगे तो आपके ग्रह भी सुधरने लगेंगे। अब देखिए, खाने पीने और डेली की हमारी एक्टिविटीज़ का ग्रहों से कितना अधिक रिलेशन है। साथ में क्या कहा गया, उपवास कीजिए। इसीलिए सूर्य को यानी रविवार को उपवास करने को कहा गया। उपवास करने से भी पित्त शांत होता है, चित्त भी शांत होता है। तो मैंने कहा उपवास से मन भी शांत हो जाएगा। मन शांत होगा तो क्या, सूर्य मंगल की क्या होगा, मैंने कहा था हड़बड़ी। तो हड़बड़ी से भी आप बचेंगे। तो ग्रह, ज्योतिष और हमारी दैनिक दिनचर्या, यह सब चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। इनको होलिस्टिक लिविंग कहते हैं। आपने एक ठीक किया, दूसरा अपने आप ठीक होने लगता है। यह बहुत गूढ़ बातें हैं। अब आप एक चीज़ और देखिए कि आपको कैसे पता चलेगा कि यह ग्रह आपको तकलीफ दे रहे हैं। पित्त क्या करता है, आमाशय में रहता है, यानी हमारे पेट के अंदर। आम यानी हमारा वेस्ट प्रोडक्ट, जो ज्योतिष में आयुर्वेद कहता है आम को। आम जो पित्त जब ज़्यादा बनने लगता है तो उससे हमारा खाना पचने की जगह जल जाता है, तो उससे वेस्ट प्रोडक्ट्स अधिक बनने लगते हैं। आप देखिए, अगर वेस्ट प्रोडक्ट अधिक बनेंगे तो आपके शरीर में बाइल ज़्यादा बनने लगेगा। कहाँ ज़्यादा डिपॉजिट होगा, आपकी जीभ पे, आपकी आँखों में। इसीलिए पीलापन बढ़ने लगता है जब पित्त बढ़ता है। तो यह भी आपको बताएगा कि आपका सूर्य और मंगल बिगड़ रहा है। अगर आपके शरीर में पीलापन बढ़ने लगे, यानी आपका पित्त ठीक से शरीर से निकल नहीं पा रहा है। इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो यह तो हुआ आयुर्वेद के हिसाब से ग्रहों को कैसे ठीक करें। आयुर्वेद और ज्योतिष दोनों ही उपवेद कहे गए, यानी वेदों के उपभाग कहे गए। इसलिए एक की जानकारी के साथ दूसरे की जानकारी होना ज़रूरी है और अच्छा है। जो ज्योतिषी अच्छा आयुर्वेद जानता है वह अच्छा ज्योतिषी बनता है, और जो आयुर्वेद का डॉक्टर अच्छा ज्योतिष जानता है वह अच्छा इलाज भी कर सकता है। तो खैर, हम सभी बहुत अच्छे ज्योतिष के और आयुर्वेद दोनों के जानकार तो नहीं हो सकते, लेकिन इतना तो ज़रूर जान सकते हैं कि हम किन चीज़ों को करके अपने ग्रहों को ठीक कर सकते हैं। तो खाने का हमारे ग्रहों से बहुत गहरा संबंध है। अधिक मसाला मत खाइए। सूर्य और मंगल एक साथ हैं जब इस राशि में, तो इसीलिए कहा गया बारिश के दिन में अधिक मसाला मत खाइए, क्योंकि उससे आपका पाचन खराब हो जाएगा। साथ में यह भी देखिए कि अब योग में कैसे अपने ग्रहों को सुधारें, क्योंकि योग से भी मेरे गुरुदेव कहते थे हमारे शरीर के चक्रों का हमारे ग्रहों से बहुत अधिक संबंध है। शरीर का हमारा तीसरा चक्र होता है मणिपुर चक्र। सबसे पहला मूलाधार, दूसरा स्वाधिष्ठान और तीसरा मणिपुर चक्र। मणिपुर यानी मणियों से भरा हुआ। कौन सी मणि? मणि, असली मणि उसी को कहा गया जिसे कहा गया ज्ञान की मणि, यानी इंटेलिजेंस का यह चक्र होता है। सिटी ऑफ ज्वेल्स भी बोल सकते हैं मणिपुर। हमारे देश का भी एक राज्य है ना मणिपुर, लक्ष्मी से उसका गहरा संबंध है उस राज्य का। खैर, हमारा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन मैंने इशारा किया कि इस मणिपुर चक्र का एबंडेंस से बहुत गहरा रिश्ता है। यानी मणिपुर चक्र जब आपका अच्छा होगा तो आपको हर तरह की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। लर्निंग का सीट है ये, दिस इज कॉल्ड द सीट ऑफ लर्निंग इन ज्योतिष एंड योगा। क्योंकि जब आपका मणिपुर चक्र जागृत होगा या बैलेंस्ड होगा तो आपका शरीर सेहतमंद रहेगा, बीमारी नहीं होगी आपकी, क्योंकि आपके त्रिदोष शांत रहेंगे। सबसे ज़्यादा बीमारियां कहाँ होती हैं? पेट से उत्पन्न होती हैं। मणिपुर चक्र का संबंध कहाँ से है? नाभि चक्र कहा गया इसको, नाभि से। इसका बुध से गहरा रिलेशन है। बुध क्या है? बुध हमारे शरीर की त्वचा है। त्वचा और नाभि क्या होती है? सबसे पहले जब हम माँ के पेट में होते हैं तो हमें कहाँ से पोषण मिलता है? नाभि से। तो मणिपुर चक्र को संतुलित करने का क्या उपाय है? मणिपुर चक्र हमारे शरीर में अग्नि तत्व को बैलेंस करता है, इसीलिए इसका बीज मंत्र कहा गया रम। अभी आप स्क्रीन पर जो देख रहे होंगे, देखिए एक सूरज के गोले जैसा गोला है जिसमें से पीला प्रकाश और आगे लपटें निकल रही हैं अग्नि की, लाल रंग की। इसीलिए इस चक्र के दो ग्रह प्रमुख कहे गए, सूर्य और मंगल। सूर्य जैसे पीला रंग और मंगल जैसे लाल रंग, तो दोनों का कंबाइंड है, इसलिए शरीर में अग्नि को कंट्रोल करता है। जो लोग मणिपुर चक्र को बैलेंस कर लेते हैं वो अपने शरीर में अपने मन मुताबिक गर्मी मेंटेन कर सकते हैं। इसीलिए देखिए बहुत सारे सिद्ध महात्मा या योगी जो पहाड़ों में रहते हैं, बर्फ़ में रहते हैं, वह अपने शरीर को इसी माध्यम से गर्म रखते हैं। बर्फ़ के अंदर भी और बिना कपड़े के भी या बहुत कम कपड़ों में भी शरीर गर्म रहता है।
तिब्बत में या बुद्धिस्ट में आप देखिएगा, बुद्धिज्म में मंत्र है ओम मणि पद्मे हूम, यह इसी मणिपुर चक्र का मंत्र है। वह लोग इसी को जागृत करके तरह तरह की शक्तियाँ अर्जित करते हैं। खैर, हमारा यह सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन आप यह जान लीजिए कि अगर आपने अपने मणिपुर चक्र को बैलेंस किया तो आपका सूर्य और मंगल भी बैलेंस हो जाएगा। बीज मंत्र क्या है? रम। रम यानी आंख बंद करके बैठ जाइए, मन के अंदर रम का जाप कर सकते हैं और लाल और येलो कलर का इमेजिनेशन कर सकते हैं। इससे भी आपका पित्त शांत होगा, मणिपुर चक्र भी शांत होगा। तो कुछ उपायों पर मैंने चर्चा की। अभी तक अगर आपने मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। अगस्त 2021 का राशिफल आप ज़रूर देखिएगा। इसमें मैं आपको 12 राशियों पर एग्जैक्ट क्या असर होगा इस ग्रह योग का, उस पर भी विस्तार से बताऊंगा। ईश्वर हम सबका कल्याण करें। हरिओम।